आणि बहुचर्चित मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी मोदी सरकारनं घटना दुरुस्ती विधेयक आणलं होतं. ते मंजूर होऊ शकलं नाही. महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी घटना दुरुस्ती विधेयक आणण्यात आलं होतं, पण विरोधकांनी ते हाणून पाडलं. महिला आरक्षणाच्या आडून सरकार घाईघाईमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करू पाहतंय, असा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप होता. शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। या विरोधाच्या समर्थनार्थ केलेल्या भाषणात राहुल गांधी यांनी नेमकं काय म्हटलं बघूया. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूँ सर? आप वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है। होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो, विधेयक में बोलने तो दीजिए सर। बोलने दे रहा हूँ मैं आपको। नहीं बोलने दे रहे सर। सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? आणि राहुल गांधींच्या याच भाषणानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आणि भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींवर प्रतिहल्ला केला. बार-बार हमने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदंबरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है
इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को दो घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गए। आणि विरोधकांच्या या आरोपांना अमित शहांनी काय उत्तर दिलं तेही बघूया। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जी जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओ, नहीं हो पाए। देश के अंदर विभाजन कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है। अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है, महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। लोकसभेमध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यावर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी यावर काय प्रतिक्रिया दिल्या बघूयात। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है,
तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। या सगळ्या राजकीय घडामोडींचं राजकीय विश्लेषक संजीव उन्हाळे यांनी कसं विश्लेषण केले बघूयात। लोकसभेमध्ये 2/3 मतं मिळू न शकल्यामुळं नारी विधेयक जे आहे महिलांच्या आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये हे फेटाळलं गेलं आणि हा एका दृष्टीनं विरोधकांचा म्हणत असाल तर विजय आहे आणि दुसऱ्या बाजूला भारतीय जनता पक्षाने एक जी व्यूहरचना रचली होती, एक स्ट्रॅटेजी रचली होती, ती थोडीशी एक्सपोज झाली की काय असं लक्षात येतं। वरकरणी हा जरी महिलांच्या बाजूने विधेयक असलं तरी देखील त्याच्या मागे विधानसभेची पुनर्रचना आणि दक्षिण आणि उत्तर यामध्ये त्याच्यापासून निर्माण होणारी आपल्या देशाचे छाननी हे सगळं पाहता मला असं वाटतं की या देशामध्ये प्रत्येक राज्य वेगळ्या दृष्टीने उभं राहतं की काय अशी परिस्थिती तयार झालेली असताना हे विधेयकाला वर मुखवटा जो आहे तो नारी विधेयकाचा देण्यात आला, महिलांच्या आरक्षणाचा देण्यात आला आणि महिलांच्या आरक्षणाचं खरं म्हणजे 2023लाच संसदेमध्ये महिला आरक्षण 33% मंजूर झालेलं आहे। हेच विधेयक जर परत लोकसभेमध्ये मांडलं गेलं असतं आणि त्याच्या मागे जर हे आपली पुनर्रचना किंवा फेररचना जी आहे ही फेररचना करण्याचं जे लोकसभांच्या मतदारसंघाचं हे जर त्यांनी मध्ये काढलं नसतं तर या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला नसता असं ते वारंवार सांगतायत। परंतु खरा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला हे माहीत होतं पूर्णपणे की आपल्याला याच्यामध्ये तातडीने यश मिळत नाही, परंतु विरोधकांना तोंडावर पाडणे, विरोधकांची बदनामी करणे, विरोधकांना महिला विधेयकाला त्यांनी विरोध केला याचा म्हणजे तडमताशा पूर्ण देशभर वाजवणे आणि विरोधकांच्या विरुद्ध एक मोठं शस्त्र मिळाल्यासारखं भारतीय जनता पक्षाने मला असं वाटतं की आजचा हा प्रकार केलेला आहे। आणि या बातमीसह बुलेटिनमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा जय महाराष्ट्र।